दोस्तों, आज हम जो है अपने इस वीडियो में इम्पोर्टेंट एक टॉपिक डिस्कस करेंगे जो कि हमारे CSIR यानी कि पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस में बहुत ही इम्पोर्टेंस दिया जाता है, जो कि है आपका अप्रोचेस टू द स्टडी ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस। तो हम ये देखेंगे दोस्तों, जैसे हमारे इंटरनेशनल रिलेशंस में पॉलिटिक्स में क्या होता है, पॉलिटिकल साइंस में, कि हम जब इंटरनेशनल रिलेशंस को स्टडी करते हैं तो उसको वेरियस पर्सपेक्टिव से स्टडी करते हैं। जैसे हम उसमें स्टडी करते हैं कि एक आपका लिबरल है, लिबरल पर्सपेक्टिव क्या है, फिर रियलिस्ट पर्सपेक्टिव क्या है, फिर मार्क्सिस्ट क्या सोचते हैं उसके बारे में, फिर हम ये देखते हैं कि फेमिनिस्ट थिंकर क्या सोचती हैं इंटरनेशनल रिलेशन के बारे में, फिर हम ये डिस्कस करते हैं दोस्तों कि मार्क्सिस्ट क्या सोचते हैं। तो ये हम इंटरनेशनल रिलेशंस के जो एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है उसको समझने के लिए वेरियस अप्रोचेस को अडॉप्ट करते हैं। तो इस चैप्टर में हम क्या करेंगे कि स्पेशली हम रियलिस्ट अप्रोच को समझेंगे, उसके बाद में नेक्स्ट वीडियो में लिबरल और फेमिनिस्ट और मार्क्सिस्ट को समझेंगे। तो मैं चाहता हूँ इस वीडियो को आप लास्ट तक देखें ताकि हम इस टॉपिक को और इसको कंसोलिडेट कर पाए, क्योंकि यहाँ से हमारे यूपीएससी मेंस में ऑप्शनल में क्वेश्चंस आते हैं दोस्तों, ऑप्शनल में क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो ये हमारे यूपीएससी के रिगार्डिंग भी इम्पोर्टेंट है। और जो बच्चे यूजीसी नेट दे रहे हैं, यूजीसी नेट दे रहे हैं या फिर यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस अप्रोच को हमारे यूनिवर्सिटी कॉलेजेस में पढ़ाया जाता है, तो उनके एग्जाम में भी हेल्पफुल हो सकता है ये। ओके दोस्तों, तो चलते हैं अपने टॉपिक पे। तो हमारा आज का टॉपिक है रियलिस्ट थ्योरीज, मीन्स रियलिज्म में कई थ्योरीज हैं टू अंडरस्टैंड द इंटरनेशनल रिलेशंस। अब इसको समझते हैं दोस्तों। जो हमारा रियलिज्म है यानी कि रियलिज्म पर्सपेक्टिव है इंटरनेशनल रिलेशंस को देखने के लिए, वो पर्सपेक्टिव माना जाता है कि वन ऑफ द ओल्डेस्ट इंटरनेशनल अप्रोच है जिससे इंटरनेशनल रिलेशन को स्टडी किया जाता है। और ये जो हमारा आपका यानी कह सकते हैं कि जो इंटरनेशनल रिलेशन का रियलिज्म का जो अप्रोच है, ये अप्रोच या थ्योरीज ये बेस्ड है किस पे, वेस्टफेलियन ऑर्डर पे। तो वेस्टफेलियन ऑर्डर क्या है दोस्तों, वेस्टफेलियन ऑर्डर जो है आपका 1648 में ओरिजिन हुआ था, जिसमें पहली बार सॉवरेनिटी ऑफ स्टेट को एज अ एलिमेंट ऑफ स्टेट माना गया था। ठीक है दोस्तों, फिर हमारा जो ये आपका रियलिज्म है, इसमें क्या कर रहे हैं हम कि इसके बेसिस एस्पेक्ट के साथ साथ हम इसमें हेजमेनिक आइडियाज को स्टडी करते हैं। और आपका जो ये रियलिज्म है विद रिस्पेक्ट टू इंटरनेशनल रिलेशन, इसको हम चिल्ड्रन ऑफ डार्कनेस भी कहते हैं, क्योंकि ये इस टाइम आया था जब वर्ल्ड लेवल पे इंटरनेशनल रिलेशंस को समझने के लिए कोई विशेष थ्योरीज हमारे पास नहीं थी। इसके साथ साथ जो रियलिज्म का थ्योरी है इसे हम स्टेट क्वेस्ट प्रिंसिपल्स के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि ये मानता है, इसकी जो बिलीव्स हैं, इस थ्योरीज के अजम्पशंस हैं, वो बहुत सिंपल है और ये स्टैटिक रहे हैं, ये समय के साथ चेंजेस नहीं हुए। अब दोस्तों हम क्या करेंगे, इनके एजम्पशंस को आगे देखेंगे। अभी हम बेसिक अंडरस्टैंडिंग समझ रहे हैं इसके बारे में। और ये जो आपके रियलिस्ट थिंकर हैं, ये मानते हैं कि इंटरनेशनल रिलेशंस में स्टेट इज द ओनली एक्टर। कौन? स्टेट इज द ओनली एक्टर। और इस बात को सपोर्ट करते हैं मार्गन थाउ। मार्गन थाउ को दोस्तों जो है रियलिज्म जो अप्रोच है इसका फादर भी कहा जाता है। और मार्गन थाउ ने एक इंपॉर्टेंट बुक लिखा था, उस बुक का नाम है दोस्तों, आप यहाँ देख सकते हैं, पॉलिटिक्स अमंग नेशन। फिर इंटरनेशनल पॉलिटिक्स इज एनार्किकल। जो आपके ये रियलिस्ट हैं, ये मानते हैं कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स जो है एनार्किकल है। एनार्किकल का मतलब ये हुआ दोस्त कि जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है इसमें किसी भी कोई सेंट्रल अथॉरिटी नहीं है इंटरनेशनल लेवल पे। तो उस सिचुएशन में क्या कहते हैं कि वहां पर एक अब्सेंस ऑफ वर्ल्ड गवर्नमेंट है। अब अब्सेंस ऑफ वर्ल्ड गवर्नमेंट है, इसीलिए ये कहते हैं कि जो स्टेट है वो अपना इंटरेस्ट को फुलफिल करने के लिए एक दूसरे से लड़ते रहते हैं और अपना पावर मैक्सिमाइज करने की कोशिश करते हैं। तो इनका जो रियलिस्ट है, इनका मानना है कि अल्टीमेटली वर्ल्ड लेवल पे वार होना एक आम बात है। ऐसा किसका मानना है? रियलिज्म का। अब इसी चीज को जो हम पॉइंट बता रहे हैं, इनको हम पॉइंट टू पॉइंट देखेंगे दोस्तों। अब देख सकते हैं यहाँ पर कि अब वही बात कि जो इंटरनेशनल रिलेशंस में रियलिज्म मानता है कि हर कंट्री का प्राइमेसी क्या है, उसका नेशनल इंटरेस्ट है। इसी बात को कौन एम्फेसाइज करता है? मैकियावेली। ठीक है। और इंटरनेशनल लेवल पे सेल्फ हेल्प का कॉन्सेप्ट चलता है, मतलब जो कंट्री अपने खुद की हेल्प करेगी वही सर्वाइव कर पाएगी अल्टीमेटली। फिर एम ऑफ नेशन इज सर्वाइवल रेदर देन इंटरनेशनल पीस एंड ऑर्डर।
और ये जो रियलिस्ट हैं ये बिलीव करते हैं कि कोई भी कंट्री जो इंटरनेशनल लेवल पे है दोस्तों, तो उसका एम ये नहीं है कि वो पीस और ऑर्डर लेके आए। उसका अल्टीमेट पर्पज है कि वो अपना सर्वाइवल मेंटेन कर पाए। सर्वाइवल मेंटेन कैसे कर पाएगा? अपने नेशनल इंटरेस्ट पूरा करके। और ऐसा मानते हैं जो रियलिस्ट थिंकर हैं कि पावर इंड है और पावर ही आपका मीन्स भी है। तो इसीलिए क्या होता है, इंटरनेशनल लेवल पे स्ट्रगल फॉर पावर देखने को मिलता है। और सिक्योरिटी डिलेमा, सिक्योरिटी डिलेमा मतलब ये हुआ दोस्तों, जैसे मान लीजिए कि इंटरनेशनल लेवल एनार्किकल है, मतलब कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं, और टू कंट्रीज मान लो ए और बी है, ठीक है दोस्तों। ये दोनों कंट्रीज अब अपना अपना इंटरेस्ट बना गेन करना चाहेंगे। मान लो इस कंट्री का इंटरेस्ट सिक्योरिटी है, इसी कंट्री का सिक्योरिटी है। अब सिक्योरिटी है तो एक दूसरे को लेकर थ्रेट भी होगा कि दूसरी कंट्री मेरे पे अटैक ना कर दे। तो इसमें क्या होता है कि ये कंट्री अपना पावर बढ़ाना लगती है और ये भी कंट्री अपना पावर बढ़ाने लगती है, और ये दोनों जो है एक डिलेमा में होते हैं। बी सोचता है कि ए की पावर मुझसे ज्यादा हो गई है और ए सोचता है बी की पावर मुझसे ज्यादा हो गई है। तो ये दोनों एक दूसरे पे सिक्योरिटी को लेकर के डिलेमा में रहते हैं कि सही है कि सही नहीं है। और इसी वजह से इनमें क्या ट्रस्ट डिफिसिट देखने को मिलता है। तो ऐसा किसका कहना, ऐसा रियलिस्ट मानते हैं दोस्तों। फिर आपका जो नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं आगे, रियलिस्ट थ्योरीज के बारे में। तो रियलिस्ट थ्योरी कहती है कि अगर जो हमें पीस चाहिए तो क्या मेंटेन करना होगा। जो रियलिस्ट थिंकर हैं वो ये डिफाइन करते हैं कि इंटरनेशनल लेवल पे हमें पीस मेंटेन करने के लिए बैलेंस ऑफ पावर को प्रमोट करना पड़ेगा। पीस बाय डिटरेंस, हम जैसे न्यूक्लियर वेपन ज्यादा इस्तेमाल करें और उससे क्या होगा, पीस मेंटेन होगा, ऐसा किनका कहना है। डिटरेंस बनाए। डिटरेंस मतलब ये हुआ कि डिटरेंस मतलब एक डर का भाव हो हमारे सामने वाले कंट्री में, तो उससे पीस होता है। और प्री इम्पटिव वार, जो कि बुश डॉक्ट्रिन से निकला है, ये भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसा किसका मानना है, रियलिस्ट थिंकर का है। अब कुछ इंपॉर्टेंट रियलिस्ट थिंकर है दोस्तों, जैसे कौटिल्य एक रियलिस्ट थिंकर है। फिर थाइसिडियस, ये भी एक रियलिस्ट थिंकर है। ये एक प्राचीन रियलिस्ट थिंकर है दोस्तों, और इसने लिखा है बुक हिस्ट्री ऑफ पेलोपोनेशियन वार, वार इज परमानेंट, जिसमें ये कहता है। अब दोस्तों जो हिस्ट्री ऑफ पेलोपोनेशियन वार है, इसके बारे में हम लोग फर्स्ट पेपर में देख चुके हैं कि हिस्ट्री ऑफ पेलोपोनेशियन वार जो होता है, पेलोपोनेशियन वार होता है, इसी में जो है सोक्रेटिस पार्टिसिपेट करता है दोस्तों। फिर आपका आता है मैकियावेली, ये भी एक रियलिस्ट थिंकर है। फिर हॉब्स आता है, ये भी एक रियलिस्ट थिंकर है। और ये जो आपके रियलिस्ट थिंकर हैं, इनका मानना है कि पावर इज ओनली गारंटी ऑफ सिक्योरिटी। अगर जो पावरफुल हो इंटरनेशनल लेवल पे तो भी तुम सिक्योरिटी की गारंटी दे सकते हो या ले सकते हो, अदरवाइज यू कैन नॉट डू दैट। और यही क्या होता है कि पावर को ज्यादा इंपॉर्टेंस देने की वजह से ओरिजिनेटर ऑफ सिक्योरिटी डिलेमा, ये सिक्योरिटी डिलेमा की ओरिजिन होती है। अब देखिए जिसे हमारा रियलिज्म है दोस्तों, तो रियलिज्म में ऐसा नहीं है कि रियलिस्ट में मान लीजिए केवल एक ही क्लास है। रियलिस्ट में भी कई क्लास थिंकर हैं, तो उसमें जो आपके देखने को मिलते हैं उसमें तीन है। जैसे आपका एक क्लासिकल रियलिज्म हो गया, फिर आपका साइंटिफिक रियलिज्म या सोशल रियलिज्म बोलते हैं जो कीनेथ वाल्ट का है, फिर न्यू क्लासिकल रियलिज्म है, ठीक है दोस्तों। फिर लिबरल रियलिज्म है। तो ये चार सेक्शन है, फोर स्कूल ऑफ रियलिज्म है, जो कि यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे आगे। तो आपका पहला उसमें है दोस्तों, एक मिनट, पहले आपके हैं क्लासिकल रियलिस्ट। तो क्लासिकल रियलिस्ट में जो फाउंडर या जो फेमस नाम है वो मार्गन थाउ का है दोस्तों। तो पहले हम क्लासिकल रियलिस्ट देखते हैं। तो क्लासिकल रियलिज्म में जो आदमी या जो थिंकर बहुत पॉपुलर है उसका नाम मार्गन थाउ है। हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है पीछे ही कि मार्गन थाउ की लिखी गई बुक का नाम पॉलिटिक्स एमंग नेशन है दोस्तों, जिसको उसने पब्लिश किया था 1940 में, ठीक है। और इस बुक का पर्पज क्या था कि गाइडेंस देना यूएस फॉरेन पॉलिसी को। क्या देना, गाइडेंस देना यूएस फॉरेन पॉलिसी को। क्योंकि उस टाइम जो है लीग ऑफ नेशन, यूनाइटेड नेशन, ये सब क्रिएट हो रहे थे। तो इससे क्या हो रहा था कि जो इनका मेन पर्पज ये था, मतलब फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद, सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद, फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद सॉरी, इनका यूएसए का कि कैसे हम जो है इंटरनेशनल लेवल पे पीस बनाए। जो कंट्रीज थी तो ऐसा सोच रही थी, तो उसके लिए स्टेप ले रही थी, अपने फॉरेन पॉलिसी में कुछ ऐड कर रही थी। तो ये जो आपका मार्गन था उन्होंने ये सोच रही थी कि इंटरनेशनल लेवल पे पीस तो केवल इन्हीं नीचे से हो सकता है, जैसे बैलेंस ऑफ पावर हो, आपको पावर को मैक्सिमाइज करो, तो इन सब चीजों के इंपॉर्टेंस दे दी थी। ओके दोस्तों, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब जो आपका इन्होंने बुक लिखा था मार्गन था, इन्होंने कॉन्टेक्स्ट में लिखा था सेकंड वर्ल्ड वॉर के कॉन्टेक्स्ट में, कि उसके बाद पीस को कैसे स्टेबल किया जाए। तो उन्होंने बैलेंस ऑफ पावर के कंसेप्ट को एम्फेसाइज किया था। और मार्गन था के कुछ 6 प्रिंसिपल हैं दोस्तों, इसको हम लोग देख लेते हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखो ये ऐसे
मार्गेंथाउ क्लेम करते हैं कि ये सिक्स के सिक्स प्रिंसिपल क्या है, साइंटिफिक है। अब इसमें ये कहते हैं कि ह्यूमन नेचर लाइक ह्यूमन स्टेट इज पावर सीकिंग। जैसे ह्यूमन नेचर क्या है कि वो हमेशा ह्यूमंस बिहेवियर करेगा, या उसका बिहेवियर एक पार्टिकुलरली डिफाइंड है, वैसे स्टेट का भी नेचर क्या है कि वो पावर को सीक करता रहेगा, वो पावर को मैक्सिमाइज करता रहेगा, ऐसा उनका मानना है कि इनका, मार्गेंथाउ का। फिर नेशनल इंटरेस्ट, मार्गेंथाउ कहते हैं कि लाइक सेल्फ इंटरेस्ट इन ह्यूमंस, नेशनल इंटरेस्ट इन फॉरेन पॉलिसी। मतलब जितना हमारा, जैसे अभी कोई एक बंदा है, उसको और इजीली वे में समझे देखता हूँ, तो जैसे ये मान लो एक ए बंदा है और ये सी कंट्री। तो ए बंदा का सिंपल सा मतलब होगा कि सर्वाइवल। सर्वाइवल के लिए कोई बंदा क्या करेगा, उसको फूड चाहिए, फूड चाहिए, क्लॉथ चाहिए, शेल्टर चाहिए, ठीक है, शेल्टर चाहिए उसे, ये सब चीजें चाहिए उसको अपनी सेल्फ इंटरेस्ट को फुलफिल करने के लिए। वैसे एक कंट्री को भी अपने इंटरेस्ट को फुल करने के लिए एक रिक्वायर्ड रहता है। तो ये इन्होंने इंडिविजुअल इंटरेस्ट को इंटरनेशनल लेवल पे जो कंट्रीज है उनके इंटरेस्ट को जस्टिफाई करने की कोशिश की है, और ये कहा है कि जो ह्यूमन इंटरेस्ट होता है जितना इंपॉर्टेंट, उतना इंपॉर्टेंट ही आपका नेशनल इंटरेस्ट होता है। फिर मार्गेंथाउ का नेक्स्ट जो प्रिंसिपल है कि नेचर ऑफ नेशनल इंटरेस्ट सिंस डायनेमिक, क्या है, डायनेमिक, सिंस डायनेमिक हेंस इंटरनेशनल पॉलिटिक्स इज डायनेमिक। इनका ये मतलब है कि जैसे इंटरनेशनल लेवल पे दोस्तों हमारा इंटरेस्ट जो होता है, सेल्फ इंटरेस्ट किसी कंट्री का, वो पार्टिकुलरली डिफाइंड नहीं है, वो पार्टिकुलरली चेंज होता रहता है समय के साथ साथ, ठीक है। और इसी वजह से उनका एक इंपॉर्टेंट कोटेशन है जो कि इस्तेमाल किया जाता है, नो परमानेंट फ्रेंड्स नो परमानेंट एनिमीज। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में कोई भी किसी का दोस्त अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग हो सकता है और दुश्मन भी हो सकता है। और उसमें एक पॉइंट ये कहते हैं कि यूनिवर्सल प्रिंसिपल, मोरल प्रिंसिपल, मतलब इसमें ये कहते हैं कि जो, जैसे एक इंडिविजुअल मान लो आई नाम का गांव कोई व्यक्ति है और एक सी नाम की कंट्री है, तो जो मोरालिटी इस कंट्री के लिए एप्लीकेबल होगी, वो मोरालिटी इस कंट्री के लिए, जो मोरालिटी इस इंडिविजुअल यानी कि आदमी के लिए होगी, वो कंट्री लेवल पे नहीं होगी, पहला पॉइंट। दूसरा, जो मोरालिटी नेशनल लेवल पे होती है वो इंटरनेशनल लेवल मोरालिटी हो सकती है ना हो। तो इस चीज को उन्होंने अपने सिक्स प्रिंसिपल में कहा है, किसने, मार्गेंथाउ ने। ये सिक्स प्रिंसिपल कई बार पूछे जाते हैं और यूपीएससी में पूछे भी गए हैं लिखने के लिए मेंस में दोस्तों। और इनका मानना है कि जो स्टेट है वो अपना नेशनल इंटरेस्ट कभी भी सेक्रीफाइस नहीं कर सकता है। तब फिर अब क्वेश्चन आता है कि मार्गेंथाउ क्या कहते हैं कि पीस को कैसे लाया जा सके। तो मार्गेंथाउ कहते हैं कि पॉसिबिलिटी ऑफ पीस इन तीन वजह से हो सकता है। पहला कि वर्ल्ड गवर्नमेंट, उन्होंने इस बात को कहा कि हाँ वर्ल्ड गवर्नमेंट से तो हो सकता है, बट ये क्या है, यूटोपियन आइडिया है, क्योंकि ऐसा पॉसिबल नहीं प्रैक्टिकली। दूसरा उन्होंने कहा थ्रू डिप्लोमेसी, जैसे नेशन कैन बैलेंस देयर रिलेशन थ्रू डिटरेंस एंड बैलेंस ऑफ पावर। तो वो भी वही कहते हैं कि डिटरेंस को बढ़ाना चाहिए और बैलेंस ऑफ पावर को सपोर्ट करना चाहिए, या उस सिस्टम को लाना चाहिए जिसमें बैलेंस ऑफ पावर मेंटेन रहे। उससे क्या होगा, इंटरनेशनल लेवल पे पीस को मेंटेन किया जा सकता है, ऐसा इसका मानना है, मार्गेंथाउ का है दोस्तों। फिर मार्गेंथाउ कहते हैं कि अगर जो हमें इंटरनेशनल लेवल पीस चाहिए, तो कम से कम ये तो समझना होगा ना कि ह्यूमन साइकोलॉजी क्या है। तो हमें जो डिसीजन लेना है, जो प्रमोट करना है, ह्यूमन साइकोलॉजी को स्टडी करके भी करना है। अब जो मार्गेंथाउ ने इन बातों को कहा, इन बातों को, मार्गेंथाउ इज द की प्लेयर इन क्लासिकल रियलिज्म, ओके। अब क्लासिकल रियलिज्म में की प्लेयर है, तो इनको कुछ क्रिटिसिज्म भी होंगे दोस्तों। तो मार्गेंथाउ को क्रिटिसाइज भी किया गया है, जैसे लिबरल और फेमिनिस्ट ने क्रिटिसाइज किया है। जैसे साइंटिफिक थ्योरीज नॉट ऑन द बेसिस ऑफ ह्यूमन नेचर, जो इनका, जैसे हमारे मार्गेंथाउ जी हैं, तो उनका क्या है कि जो ह्यूमन नेचर का कॉन्सेप्ट है वो साइंटिफिक नहीं बेस पे है, साइंटिफिक बेस पे नहीं है। और कोई साइंटिफिक थ्योरीज बना रहे हो तो ह्यूमन नेचर पे नहीं बना सकते, क्योंकि ह्यूमन नेचर चेंजिंग है। जैसे अब मान लीजिए कि ग्रेविटी जो इंडिया में है, वो ग्रेविटी का रूल पृथ्वी पे सभी जगह लगभग लगभग होगा, लेकिन अगर जो ह्यूमन जो बिहेव कर रहा है इंडिया में पॉलिटिकल सिस्टम में, वो हो सकता है कि पाकिस्तान या अमेरिका के पॉलिटिकल सिस्टम में वैसा बिहेव ना करे, तो ऐसा हो सकता है। फिर इनका क्रिटिसिज्म का पॉइंट ये है कि ह्यूमन नेचर का उन्होंने एक ओनली वन साइड को देखा है और इम्फेसाइज किया है। और कीनेथ वाल जो है, कीनेथ वाल, आप आगे पढ़ेंगे हम, वो खुद जो है रियलिस्ट थिंकर हैं। वो कहते हैं कि इनकी जो थ्योरी है मार्गेंथाउ की, वो साइंटिफिक नहीं है, क्योंकि इनमें क्या है कि इन्होंने आइडियलिज्म को भी मिक्स कर दिया है, और उन्होंने एक प्रिस्क्रिप्शन दिया है जो कि बहुत प्रैक्टिकल नहीं है, ठीक है। ऐसा किसका मानना है, कीनेथ वाल का। देखो अब क्या है कि हम नेक्स्ट जो क्लास है, जैसे फेमिनिस्ट, फेमिनिस्ट क्या करते हैं दोस्तों, फेमिनिस्ट थिंकर, वो भी क्रिटिसाइज करते हैं मार्गेंथाउ को।
और उन्हें उनका ये कहना है कि जो ये रियलिस्ट थिंकर है या रियलिज्म है मार्गेंथाउ का, वो स्पेशली मास्कुलिनिटी पे बेस्ड है, जिसमें वुमेन्स का कोई रोल ही नहीं है। और जे एन थिकनेकर जो है एक क्या कह सकते हैं आप, एक फेमिनिस्ट माने जाने थिंकर हैं। उनका कहना है कि मार्गेंथाउ का जो प्रिंसिपल दिया है वो स्पेशली उसको जरूरत है कि रिफॉर्मुलेट करें, उसको चेंज करें। तो ये रहा दोस्तों क्लासिकल रियलिज्म के बारे में। अब हम लोग डिस्कस करेंगे साइंटिफिक या स्ट्रक्चरल रियलिज्म के बारे में। तो दोस्तों साइंटिफिक या स्ट्रक्चरल रियलिज्म यानी कि आपका साइंटिफिक रियलिज्म जो हम पढ़े थे, उसके जो मेन स्कॉलर हैं कीनेथ वाल्ट हैं, मेयर शिमर है दोस्तों। और ये जो आपकी थ्योरी है साइंटिफिक रियलिज्म या स्ट्रक्चरल रियलिज्म, ये इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की है, स्पेशली फोकस करती है रियलिस्ट एस्पेक्ट को। और इस थ्योरी का मानना है कि नेशंस हैव नो अदर ऑप्शन बट पावर पॉलिटिक्स। ये कीन्स वाल्स का मानना है कि जो नेशनल लेवल पे पॉलिटिक्स होती है, इंटरनेशनल लेवल पे उनका एक ही पर्पज होता है कि पावर पॉलिटिक्स चलता रहे उन कंट्रीज के बीच में। अब यहाँ पर कीनेथ वाल्स की बात देखते हैं दोस्तों। कीनेथ वाल्स कहते हैं कि स्टेट आर एक्टर इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, ऐसा इनका मानना है। और वो कहते हैं नो नो सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी इंटरनेशनल लेवल पे है। अब जो ऐसा किसका मानना है, कीनेथ वाल्स का। कीनेथ वाल्स ने क्या दिया दोस्तों, स्ट्रक्चरल रियलिज्म दिया, ये बात याद रखिएगा। स्ट्रक्चरल रियलिज्म जो है कीनेथ वाल्स ने दिया, ठीक है। और उनका दो पॉइंट है, पहला कि स्टेट जो है इंटरनेशनल लेवल पे मेन एक्टर है और कोई भी सेंट्रल अथॉरिटी नहीं है। लेकिन जब कीनेथ वाल्ट एक रियलिज्म चल रहा था तो दूसरी थ्योरी देने की क्या जरूरत थी। तो दूसरी थ्योरी देने की जरूरत ये थी दोस्तों, क्योंकि वो चाहते थे कि जो रियलिज्म के प्रिंसिपल है उसको साइंटिफिक बेसिस पे हम स्टेबल कर पाए और इसको पॉपुलर कर पाए। और उन्होंने जैसे मार्गन थाउ को हमने देखा तो मार्गन थाउ ह्यूमन नेचर पे ज्यादा फोकस किया है, लेकिन इन्होंने जो कीनेथ वाल्ट है ये स्ट्रक्चर पे ज्यादा फोकस किया कि स्ट्रक्चर डिफाइन करता है इंटरनेशनल रिलेशन पे। इसके अलावा क्या हुआ था दोस्तों कि दितांत का पीरियड आता है जिसमें क्या है, लिबरल स्कॉलर्स की बातें जो है प्रूव होने लगी थी। जैसे दितांत के टाइम पे दोनों कंट्रीज के बीच में जो यूएसएसआर था आपका, यूएसएसआर और यूएसए, इन दोनों के बीच में क्या हुआ दोस्तों कि जो दूरियां हैं कम होती दिखने लगी और वार का जो चांसेस है कम होता दिखने लगा। तो इस चीज को लेकर के जो लिबरल थिंकर है वो क्रिटिसिज्म स्टार्ट कर दिए थे इसका रियलिस्ट थ्योरी का। तो इसके रिस्पॉन्स में जो है कीनेथ वाइल्ड ने अपनी बुक लिखी और ये स्ट्रक्चरल रियलिज्म का थ्योरी दिया और साइंटिफिक रियलिज्म का थ्योरी दिया दोस्तों। फिर चलते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट पे। और जो आपके कीनेथ वाल्ट है इन्होंने एक इंपॉर्टेंट बुक भी लिखा है, उस बुक का नाम है द थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। उसको उन्होंने लिखा था 1979 में दोस्तों। अब जो इस थ्योरी का मेन आइडियाज हैं, जैसे आपका कि ये थ्योरी मानता है आपका यानी कि रियलिज्म स्ट्रक्चरल रियलिज्म मानता है कि हमें जो इंटरनेशनल लेवल पे एनालिसिस करने की जरूरत है वो स्ट्रक्चरल लेवल पे करने की जरूरत है। और ये माना कि एनार्किकल स्ट्रक्चर ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में जो भी इंटरनेशनल पॉलिटिकल सिस्टम है वो एनार्किकल है और स्ट्रक्चरल भी है। और उन्होंने कहा कि एनार्की का इम्पेक्ट ये होगा कि डोमेस्टिक पॉलिटिक्स हायरार्किकल होगी और इंडिविजुअल जो होंगे वो स्टेट के द्वारा प्रोटेक्ट किए जाएंगे। और इसी के साथ उन्होंने ये कहना है कि जो स्ट्रक्चर होते हैं उनकी फंक्शनल डिफरेंशिएशन भी होते हैं, ठीक है। और इन्होंने कहा कि पावर पॉलिटिक्स जो है इंटरनेशनल लेवल पे स्ट्रक्चर पे ही बेस्ड है। और उन्होंने ट्राई किया कि पर्सनालिटी को इंटरनेशनल लेवल पे पर्सनालिटी फैक्टर को उसको भी एलिमिनेट किया जाए। पर्सनालिटी फैक्टर का मतलब ये हुआ दोस्तों कि आपके जो ये कीनेथ वाल्ट हैं ये कहते हैं कि इंटरनेशनल लेवल पे जो भी चीजें जैसे कोई किसी कंट्रीज के बीच में रिलेशन अच्छा या बुरा इसलिए नहीं होता क्योंकि दो नेता खराब है, क्योंकि उन दोनों का स्ट्रक्चर में डिफरेंस होगा, इसलिए दिक्कतें होंगी। जैसे आप देख लीजिए नॉर्थ कोरिया, ठीक है, नॉर्थ कोरिया और फिर देख लीजिए यूएसए। यूएसए में डेमोक्रेसी है, नॉर्थ कोरिया में डेमोक्रेसी नहीं है, ना मार्ट। तो उससे क्या होगा कि स्ट्रक्चर की वजह से डिफरेंसेस आएंगे, ऐसा किसका लॉजिक है, कीनेथ वाल्ट का। लेकिन उससे पहले क्या चलता था कि पर्सनालिटी भी मैटर करती थी, जैसे लीडर अच्छे अच्छे हैं और स्ट्रक्चर कुछ भी हो तो चल जाएगा, ऐसा लिबरल का मानना है, ठीक है। तो इस चीज को ये जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं कौन, कीनेथ वाल्ट। अब देखते हैं आगे दोस्तों। फिर इसी जो आपके साइंटिफिक रियलिज्म है इसमें एक इंपॉर्टेंट थिंकर है आपकी जिनका नाम है मीयर शिमर। और ये बहुत माने जाने थिंकर है, इनका रिसर्च पेपर भी पब्लिश हुआ जो कि बहुत पॉपुलर था। और ये जो है इन्हें पोस्ट कोल्ड वार रियलिस्ट भी कहते हैं। और इन्होंने एक बुक लिखा था जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, द ट्रेजिडी ऑफ ग्रेट पावर पॉलिटिक्स, जो कि 2001 में आई थी। और इनका ये बुक लिखने का जो कॉन्टेक्स्ट था कि इन द कोल्ड वार मोर कॉपरेशन
फॉर्मेशन ऑफ डब्ल्यूटीओ, इन सब के कॉन्टेक्स्ट में इन्होंने अपना बुक लिखा था दोस्तों। और इनका जो मतलब कीनेथ वाल्ट का जो बुक, सॉरी मेयर सिमर का जो बुक लिखने का मेन पर्पज था, वो फोकस था स्पेशली यूएसए और चाइना रिलेशन पे, क्योंकि ऐसा मानना था उनका कि चाइना इस मतलब फ्यूचर में क्या होगा। इस टाइम जब इन्होंने लिखा था बुक 2001 में पब्लिश हुई थी, इससे पहले उन्होंने लिखा था, तो उनका मानना था कि चाइना जो है, क्योंकि उस टाइम क्या हो रहा था दोस्तों कि चाइना को सपोर्ट कौन कर रहा था, यूएसए। उस टाइम चाइना को सपोर्ट कर रहा था यूएसए डेवलपमेंट में, टेक्नोलॉजी में। तो इन्होंने मीयर सिमर ने अपने बुक में ये जस्टिफाई किया था कि आप क्या करो, चाइना हमारे फ्यूचर में जो यूएसए की हेजमनी है उसको चैलेंज करेगा, और चाइना जो अभी सपोर्ट कर रहा है यूएसए को, ये फुलिस के बराबर है। और अब क्या है कि उन्होंने कहा कि अगर जो फुलिश टू एक्सेप्ट पीसफुल राइट, चाइना इज नोन फॉर मिलिटरिस्टिक अप्रोच बट इट हैज प्रॉमिस्ड पीसफुल राइट। उनको पहले से डाउट था कि चाइना फ्यूचर में यूएसए के लिए क्या करेगा, चैलेंज क्रिएट करेगा। इसीलिए उन्होंने क्या क्या था कि गवर्नमेंट को एक सजेशन के तौर पे दिया था कि गवर्नमेंट को सपोर्ट नहीं करना चाहिए, यूएस गवर्नमेंट को। और उन्होंने ये कहा कि जो भी चाइना कर रहा है अभी, उस टाइम चाइना का मेन मकसद था पावर को इंक्रीज करने के लिए, डोमिनेशन और सिक्योरिटी, डोमिनेशन के लिए, क्योंकि चाइना सिक्योरिटी नहीं मेंटेन करेगा फ्यूचर में चल करके। और आज वही भी हो रहा है, देखो कि चाइना जो है यूएसए का सबसे बड़ा एक कह सकते हैं थ्रेट है, उसकी हेजेमनी का। तो ये जो उन्होंने बात कही, वो उस बात का रिफ्लेक्शन भी हमें देखने को मिलता है प्रेजेंट टाइम में। फिर इसके साथ साथ उन्होंने यूएस गवर्नमेंट को एक सजेशन भी दिया कि कैसे हम चाइना के इम्पैक्ट को कम कर सकते हैं फ्यूचर में, और यूएस की हिजमनी को मेंटेन कर सकते हैं। तो पहला उन्होंने कहा कि डायरेक्ट एक्शन हो सकता है ऑप्शन के तौर पे, कि डायरेक्ट एक्शन, मान लीजिए वार कर लेते हैं, तो इफेक्टिव तो होगा बट कॉस्टली होगा उस टाइम, उन्होंने सजेशन किया। फिर उन्होंने कहा ब्लैक मेलिंग, कॉस्ट इफेक्टिव बट मे नॉट वर्क, इसमें चांसेस है कि वो काम ना करे। अब जैसे क्या है कॉस्ट इफेक्टिव ब्लैक मेलिंग का मतलब, उस गवर्नमेंट को चैलेंज क्रिएट करना, प्रॉक्सी वार क्रिएट करना, ये सब तो हो सकता है कि कई बार ये काम करता है, कई बार नहीं काम करता है। लेकिन उन्होंने इनडायरेक्ट एक्शन की भी बात की, जिसमें उन्होंने कहा कि बक पासिंग एक टर्म यूज किया, जिसमें उन्होंने कहा मीर सिमर ने कि अब इंडिया यूएसए को क्या करना चाहिए, अपना बर्डन शिफ्ट कर देना चाहिए इंडिया पे या किसी अदर कंट्री पे जो कि बहुत नजदीक उसका दुश्मन हो। उससे क्या होगा कि वो उस कंट्री को सपोर्ट करो, और चाइना को एक चाइना को उसके उस कंट्री में उलझा के रखो उससे, और अपना आगे बढ़ते जाओ। जैसे अभी एक बात देखी तो यूएसए का चाइना से चलता, मतलब चाइना और यूएसए में काफी टसल है अभी, लेकिन इसमें इंडिया को जो सपोर्ट कर रहा है यूएसए, ध्यान से देखेंगे तो ये जो सजेशन दिया गया है मेड सिमर का, इन्हीं का रिफ्लेक्शन कुछ हद तक देखने को आपको मिलेगा। ओके दोस्तों, फिर हम आगे देखते हैं, और वही मेड सिमर सजेस्ट करते हैं बेट एंड ब्लीड, कि गिव सम आस्क मच। इसका एग्जांपल ये है कि ईरान ऑयल एंड चाइनीज कन्फंट्रेशन, सपोर्ट वन कंट्री, जैसे उन्होंने कहा कि एक एक कंट्री को यूएसए को सपोर्ट करना चाहिए, दूसरे कंट्री को नहीं करना चाहिए। इसमें क्या होगा कि दोनों कंट्री आपस में फाइट करेंगे और ब्लीड करेंगे। इस चांस में यूएसए को चांस मिलेगा अपनी हेजमनी मेंटेन करने के लिए और डेवलप होने के लिए, और उस कंट्री के दोनों कंट्री का लॉस होगा। जैसे अभी इसका बेस्ट एग्जांपल देखें तो यूके, यानी कि यूक्रेन और रसिया में जो हो रहा है दोस्तों, इसमें रसिया की पावर कहीं ना कहीं डिग्रेड हुई, और इसमें अल्टीमेटली फायदा दो ही कंट्री को हुआ, एक तो आपका चाइना और दूसरा यूएसए। तो इस टाइप की टेक्निक जो है उन्होंने सजेस्ट किया, किसने, मीर सिमर ने। अब हम देखते हैं दोस्तों मीर सिमर और कीनेथ वाल्ट की जो बेसिक डिफरेंसेस हैं। ये दोनों ही रियलिस्ट थिंकर हैं, बट इनमें डिफरेंसेस भी हैं। जैसे ये आपके मीर सिमर और ये कीनेथ वाल्ट, मीर सिमर भी स्ट्रक्चर रियलिस्ट है और कीनेथ वाल्ट भी स्ट्रक्चर रियलिस्ट है। लेकिन जो मीर सिमर है वो ऑफेंसिव रियलिज्म पे बिलीव करते हैं, और केंसर डिफेंसिव रियलिज्म पे। अब ये आप पूछ सकते हैं कि ऑफेंसिव डिफेंसिव का मीनिंग क्या है। तो डिफेंसिव का मतलब ये है, कीनेथ वाल्ट कहते हैं कि एक कंट्री को पावर केवल इतना हद तक ही बढ़ाना चाहिए कि वो अपने सिक्योरिटी को मेंटेन कर पाए। ये किसका है, कीनेथ वाल्ट का। लेकिन वहीं मीर सिमर कहते हैं कि एक कंट्री को अपनी पावर इतनी हद तक बढ़ाते रहना चाहिए, बढ़ाते रहना चाहिए, बढ़ाते रहना चाहिए, जब तक वो कंट्री जो है खुद ये फील ना कर ले कि वो सबसे पावरफुल है और सिक्योर है। तो ये डिफरेंसेस हैं ऑफेंसिव रियलिज्म और डिफेंसिव रियलिज्म। ऑफेंसिव रियलिज्म किसका है दोस्तों, नीरसिंगर का। डिफेंसिव रियलिज्म कीनेथ वाल्ट का है। फिर ये जो आपके मेर्सी मैथो कहते हैं कि नो अमाउंट ऑफ पावर इज इनफ, जबकि कीनेथ वाल्ट कहते हैं कि डोंट गो फॉर एंडलेस सर्च ऑफ पावर। वो कहते हैं कि पावर तो इंपॉर्टेंट है, बट इतना पावर की सर्च में मत जाओ कि वो आर्म रेस स्टार्ट करते हो, कुछ भयानक सवार हो। और
मेयर सिमर कहते हैं कि यूएस शुड गो फॉर हेजमनी रेदर देन बैलेंस, कि हेजमनी मेंटेन करेगा तो बैलेंस बैलेंस नहीं मेंटेन करना चाहिए उसको, और उसको जाना चाहिए किसके लिए, हेजमनी के लिए। और वहीं पर आप कीनेथ वार्ड कहते हैं कि ये आपको यूएसए को एक्वायर करना चाहिए पावर की वो जितना सफिशियंट हो, बहुत ज्यादा नहीं। अब जूनियर सिमर इनका मानना है कि कोई भी नेशन को पावर को मैक्सिमाइज करते रहना चाहिए, जबकि आपके कीनेथ वार्ड कहते हैं कि सिक्योरिटी मैक्सिमाइजेशन होना चाहिए, पावर मैक्सिमाइजेशन नहीं होना चाहिए, मतलब अपने कंट्री को सिक्योर करने में ज्यादा लगा रहे हैं, ना कि पावरफुल बनने में। तो ये दोनों टर्म में डिफरेंसेस हैं दोस्तों, और ये दोनों कॉन्सेप्ट में डिफरेंसेस हैं, और ये दो इंडिविजुअल कह रहे हैं, जिनका एक ना नीरसिमर और दूसरा कीनेथ वाल्ट है। ओके दोस्तों, फिर हम आगे बढ़ते हैं। फिर हमारा क्या था वो, हमने पढ़ा रियलिज्म के बारे में। ठीक है दोस्तों, हमने जाना कि रियलिज्म क्या होता है, इसके थिंकर मेनली जाने हमने, उनके पॉइंट ऑफ व्यू को समझा, रियलिज्म को, क्लासिकल रियलिज्म को। फिर हमने देखा स्ट्रक्चरल या साइंटिफिक रियलिज्म को। ठीक है, फिर हम अभी देखने जा रहे हैं न्यू क्लासिकल रियलिज्म को। ओके दोस्तों, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं न्यू क्लासिकल रियलिज्म। न्यू क्लासिकल रियलिज्म जो मानना है कि इसमें ये कहा गया कि इंटरनेशनल लेवल पे हमें जो पॉलिटिकल इवेंट हो रहे हैं उनकी स्टडी करने के लिए हमें स्ट्रक्चर को भी स्टडी करना जरूरी है। ठीक है, और स्ट्रक्चर के साथ साथ एक्टर का भी, यानी कि पर्सनालिटी का भी हमें स्टडी करना जरूरी है। इन दोनों को कॉम्बिनेशन को हम न्यू क्लासिकल रियलिज्म कहते हैं दोस्तों। एक्टर यानी कि इंडिविजुअल को इंपॉर्टेंस दिया गया था क्लासिकल रियलिज्म में, और स्ट्रक्चर को इंपॉर्टेंस दिया गया था आपके साइंटिफिक रियलिज्म में, यस, स्ट्रक्चरल रियलिज्म में। तो इन दोनों को मिलाकर के एम्फसाइज किया गया आपके न्यू क्लासिकल रियलिज्म में। ओके, फिर आपको जो नेक्स्ट पॉइंट आता है इसके बारे में न्यू क्लासिकल रियलिज्म में, कि न्यू क्लासिकल रियलिज्म में स्ट्रक्चर को इंपॉर्टेंट रोल दिया गया है, बट उन्होंने ये भी कहा कि पर्सनालिटी फैक्टर भी इंपॉर्टेंट है, उसको भी स्टडी करने की जरूरत है। किसने कहा, आपके न्यू क्लासिकल रियलिस्ट ने। ओके दोस्तों, फिर इसके बाद में आता है इसी में न्यू क्लासिकल रियलिज्म में पोस्ट कॉलोनियल थ्योरी। इस ये जो पोस्ट कॉलोनियल थ्योरी है ये थोड़ा डिफरेंट है, तो हम इस पर डिस्कस नहीं करेंगे, इसको एक सेपरेट में करेंगे, तो कुछ ज्यादा हद तक हम अच्छे से समझ पाएंगे दोस्तों। तो इस चैप्टर में हमने जो है रियलिज्म के जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट थे उसको हमने डिस्कस कर लिया है यहाँ पर। अब इस वीडियो के जो पीडीएफ आपको चाहिए दोस्तों, तो आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, जो कि हम लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। ओके दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक